हेलो बच्चों। अब हम लोग अपना आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप्स होते हैं, एक तो फिल्ट्रेशन, एक रीएब्सॉर्प्शन और एक सिक्रीशन। सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस में होता है वो किसका होता है? ब्लड का। जो कि आर्टीरियोल आते हैं उसमें ब्लड होता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है इन दी ग्लोमेरुलस अराउंड 1100 to 1200 ml of blood per minute passes through the glomerulus, and this is approximately one-fifth of the blood pumped by the left ventricle per minute, जिसको कि हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है टू दी बॉडी, उसमें से 1/5 जो है वो ग्लोमेरुलस में चला जाता है और वहां फिल्टर होता है। कैसे फिल्टर होता है? तो जो एक तो ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, तो मान लीजिए ये एक कैपिलरी है, तो इसमें एक एंडोथेलियल लाइनिंग होती है। तो दिस इज द एंडोथेलियल लाइनिंग। फिर ये ये बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल की में भी लाइनिंग होती है बाय सेल्स विच आर नोन एज पोडोसाइट्स। और इनके बीच में स्पेसेस होती हैं विच आर नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स, या उनको स्लिट पोर्स भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो भी ये ब्लड आया, ये इन 3 लेयर्स से होता हुआ तब वोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। तो इसमें लगभग सब कुछ तो चला जाता है, आ जाता यहाँ पे प्लाज्मा के फॉर्म में। ओनली प्रोटीन्स आर लेफ्ट बिहाइंड। और क्योंकि ये इतनी लेयर्स से पास होता है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। पहले एंडोथेलियम से गया, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से, फिर पोडोसाइट के स्लिट पोर्स से गया, तो प्लाज्मा यहाँ आ गया, प्रोटीन वहां रह गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये कितना फिल्ट्रेट पासेस थ्रू दी किडनी पर मिनट, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जीएफआर, the amount of filtrate passing through the glomerulus per minute is the glomerular filtration rate, and this is around 125 ml per minute or 180 liter per day. This is the GFR। अब जो है एक, अगर कभी जीएफआर कम हो जाता है, तो मैं एक अभी थोड़ा सा बता दे रही हूँ, फिर डिटेल में बाद में बताएंगे। तो एक, क्योंकि यहाँ पे अभी इसकी बात हो रही है जीएफआर की, इसलिए बता दे रही हूँ। एक ऑटो करेक्ट मैकेनिज्म बॉडी में होता है, दैट इज थ्रू दी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसे कि कहते हैं जे जी ए। ये कहाँ होता है? ये जो एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, ये बना रहा है, और फिर ये इफरेंट गया,
और ये वोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल फॉर्मुलेटेड लूप ऑफ हेनले। ये डिस्टल जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ये मान लो ये यहाँ कहीं पीछे, ये कलेक्टिंग डक्ट, तो इस इधर कहीं पे, इन समवेयर हियर, द एफरेंट arteriole and the distal convoluted tubule come in close proximity to each other, मतलब नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के, तो वहां पे जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाते हैं, और फिर उनको कहते हैं जेजी सेल्स या जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स। तो कभी अगर जीएफआर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये कम हुआ, तो ये जेजी सेल्स क्या करते हैं, ये रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो रेनिन क्या करता है जाके, दैट जो स्टिमुलेट्स दी ग्लोमेरुलर फ्लो, मतलब ग्लोमेरुलस में जितना ब्लड आ रहा है उसको बढ़ा देता है, और तो फिर इससे जीएफआर बढ़ जाता है। तो ये ऑटो करेक्टिंग मैकेनिज्म है थ्रू दी जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus which is situated between the at the intersection of या when afferent arteriole and DCT come close together, वहां पे वो सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, तो वो जो है रेनिन को वो करते हैं एक्टिवेट, जिससे कि ग्लोमेरुलर फ्लो बढ़ जाता है और जीएफआर बढ़ जाता है। तो ये एक छोटा सा करेक्शन का वो है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम कंट्रोल ऑफ डिटेल में। हाँ। अब हम नेक्स्ट उस पे जाएं, रीएब्जॉर्प्शन पे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ये जीएफआर 125 ml पर मिनट है या 180 लीटर पर डे। एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था इस चीज का, हमारे टाइम पे ये सुविधा नहीं होती थी, तो अब आप लोग के टाइम पे है, तो मैं थोड़ा समझा दूं। एक टर्म है रीअब्जॉर्प्शन, एक है सिक्रीशन। दिस इज इन रिलेशन टू दी ट्यूब्यूल्स। जैसे कि ये ट्यूब्यूल है, इसमें ये फिल्ट्रेट है, और ये है इंटरस्टिशियम। कोई चीज रीअब्सॉर्ब होगी तो फ्रॉम द ट्यूब्यूल इनटू द इंटरस्टिशियम, दिस इज रीअब्सॉर्प्शन। तो ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है उससे इंटरस्टिशियम में जा रहे हैं, देन इट इज रीअब्सॉर्प्शन। और इसका उल्टा, अगर इंटरस्टिशियम से ट्यूब्यूल्स में जा रहा है, दैट इज सिक्रीशन। अब ये आप कहो कि ये दोनों काम हो रहे हैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और इसका मेन एम है टू मेंटेन द पीएच एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। तो ये समझ के रीअब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम ट्यूब्यूल्स इनटू द इंटरस्टिशियम एंड सिक्रीशन इज फ्रॉम इंटरस्टिशियम इनटू द ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या है, ये 180 लीटर पर डे जीएफआर है, और यूरिन कितना बनता है, अराउंड 1.5 लीटर पर डे। इसका मतलब क्या हो गया, अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब, तभी तो वो 180 लीटर से घट के 1.5 लीटर पे आएगा। दिस इज रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, और ये जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ये एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। मतलब आप लोगों को पता ही है, दिस इज विद द concentration gradient, this is against the concentration gradient, so this requires energy and this does not require energy। एक्टिव किस किस का होता है, ग्लूकोज का होता है, अमीनो एसिड का होता है, और सोडियम का होता है। पैसिव होता है वाटर का और नाइट्रोजनस वेस्ट का। ठीक है, अब बात करें सिक्रीशन की, तो सिक्रीशन होता है यूजुअली हाइड्रोजन का, पोटेशियम का और अमोनिया का, और इसका एम क्या है, टू मेंटेन द पीएच एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी।
तो ये इतनी बात है यूरिन फॉर्मेशन की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन किसका होता है? ब्लड का। अराउंड 1100 to 1200 ml blood passes per minute through the glomerulus, which is 1/5 of the cardiac output. It passes through 3 membranes: endothelial lining of the blood vessel, basement membrane between the endothelial lining and the Bowman's capsule, and podocytes in the Bowman's capsule which have got filtration slits. इतने से होके जब ये यहाँ गया तो प्रोटीन रह गया, बाकी प्लाज्मा यहाँ आ गया, एंड दिस प्रोसेस नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जितना पर मिनट ये फिल्टर हुआ दैट इज नोन एज जीएफआर, एंड दैट इज 125 ml पर मिनट, या उसको 180 लीटर पर डे भी कह सकते हैं। इसको एक कंट्रोल करने के लिए एक एपरेटस होता है which is known as juxtaglomerular apparatus, which is situated, यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पास में आते हैं, वहां पे कुछ सेल्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है, दे आर नोन एज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो जब कभी जीएफआर कम हुआ तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि ग्लोमेरुलर फ्लो को बढ़ा देता है और वो वापस जीएफआर को बढ़ा देता है। ये तो बात हुई फिल्ट्रेशन की। अब क्योंकि ये 180 लीटर जीएफआर है, इसको घटा के हमें 1.5 लीटर तक लाना है, विच इज द यूरिन आउटपुट। तो 99% इज रीएब्सॉर्ब, विच कैन बी एक्टिव और पैसिव। और कुछ जो है वो सिक्रीट भी होता है, विच उसका रीजन होता है टू मेंटेन द पीएच एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। और वो क्या क्या सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं? हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। तो दिस इज अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, विच इज अबाउट द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स में आपको पता है क्या क्या होते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो जैसे ये बोमेन्स कैप्सूल है, अब इसमें से ये निकला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये नीचे गया, इसने बनाया डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये गया, इसने बनाया असेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम के दो पार्ट होते हैं, एक तो थिन पार्ट और एक थिक पार्ट। फिर इसने आगे जाके बनाया डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वो जाके खुल गया इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यही होते हैं ट्यूब्यूल्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक लाइनिंग होती है विच इज क्यूबॉइडल, बट इट इज ब्रश बॉर्डर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद अ ब्रश बॉर्डर। जो ब्रश बॉर्डर होने से क्या होता है? जहां भी ब्रश बॉर्डर होता है, जीआईटी में भी था, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। फॉर दिस रीजन 70 to 80% ऑफ रीएब्जॉर्प्शन occurs in the proximal convoluted tubule। अब रीएब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है एक तो न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, फिर सोडियम क्लोराइड, वाटर का, और बाइकार्बोनेट का। कुछ चीजें सिक्रीट भी होती है, बताया था अभी, टू मेंटेन पीएच एंड आयन बैलेंस। वो कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया।
लगभग यही सब डीसीटी में भी होते हैं। डीसीटी में भी सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, बाइकार्बोनेट, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन का, पोटेशियम का और अमोनिया का। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज दी लूप ऑफ हेनले। इसके इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं कि सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी पे होते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। ये जो है ये कौन सा है, डिसेंडिंग लिम है। तो जो ये डिसेंडिंग लिम है, दैट इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर मतलब ये वाटर जो है ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम टू द इंटरस्टिशियम। इसको हम कैसे याद करते हैं, डीपी, जो हम लोग डीपी लगाते हैं अपने फेसबुक और इस पे व्हाट्सएप पे। और इसका उल्टा होता है टुवर्ड्स फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन हमको याद क्या रखना है, एक चीज याद रख लो, दूसरा उसका उल्टा होता है। वाटर के कंटेक्स्ट में याद रखना है, डीपी डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर। तो जब पानी रीअब्सॉर्ब हो गया और इलेक्ट्रोलाइट रह गए, तो ये फिल्ट्रेट कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड। समझ में आ गई बात। अब ये पहुंचा असेंडिंग लिम में। असेंडिंग लिम में क्या होता है, असेंडिंग लिम में ये इम्परमिएबल टू वाटर हो जाता है। तो कैसे याद रखते हैं, एआई, आजकल एआई का जमाना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी तो निकला नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने लग गए। तो फिर क्या हो गया, ये अब जो ये फिल्ट्रेट है वो क्या हो गया, पानी रह गया, तो डाइल्यूट हो गया। अगेन यहाँ कंसंट्रेट हुआ था, ये डाइल्यूट हो गया। फिर ये डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पहुंचा डीसीटी में, वहां फिर थोड़ा पानी निकल गया। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट में अगेन थोड़ा पानी निकल गया और पोटेशियम और हाइड्रोजन सिक्रीट हो गया, क्योंकि हमारा मेन एम है कंसंट्रेट करना फिल्ट्रेट को, जिससे कि ऊपर पता है तो 180 से 1.5 लीटर तक आ जाए, और थोड़ा इसमें से यूरिया भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है इनटू द इंटरस्टिशियम। तो ये फंक्शन है हर पार्ट ऑफ टिब्यूल का। एक बार रिवाइज करते हैं। ये यहाँ से फिल्ट्रेट निकला, पीसीटी में आया। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर होता है लाइनिंग ऑफ द सेल्स में, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इसलिए 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन अकर्स इन दी पीसीटी। रीअब्सॉर्प्शन किस किस का होता है, न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, वाटर का और बाइकार्बोनेट का। और कुछ सिक्रीशन भी होता है। सिक्रीशन किसका होता है, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, अमोनिया का। सेम थिंग अकर्स इन दी डीसीटी बट टू अ लेसर एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं है। ठीक है। अब हम आए डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंडिंग लिम में डीपी होता है, परमिएबिलिटी टू वाटर होती है। जब वाटर निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट रह गए, तो ये कंसंट्रेट हो गया। अब हमारे असेंडिंग लिम में एआई हो गया यहाँ पे, यानी कि वाटर को इम्परमिएबल हो गया, लेकिन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट निकल गए, तो अगेन ये डाइल्यूट हो गया। अब फिर ये डीसीटी में गया, फिर थोड़ा वाटर निकल गया, कलेक्टिंग डक्ट में फिर वाटर निकल गया, तो ये यहाँ पे आके कंसंट्रेट काफी हद तक हो जाता है। और यहाँ पे भी पोटेशियम और हाइड्रोजन सिक्रीट होता है इनसाइड द टिब्यूल, और यूरिया थोड़ा रीअब्सॉर्ब होता है। तो ये होता है टिब्यूल्स में। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। थोड़ा तो आप लोगों को समझ में आएगी ऊपर की कैसे हुआ। अब ये जो है
दो पार्ट होते हैं, एक तो जो साथ साथ चलते हैं, एक लूप ऑफ हेनले और एक स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल बताई थी मैंने, बताया था वासा रेक्टा। तो ये दोनों चलते तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ये लूप ऑफ हेनले, ये वासा रेक्टा। लेकिन कोई एक चीज जो इसमें से रीएब्सॉर्ब हुई वो उसमें सिक्रीट हो जाएगी। तो ये एक उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। दैट इज हाउ इट फॉर्म्स द काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ये यूरिन कंसंट्रेट होता है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने, सपोज करो ट्यूब्यूल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? ये बनाया है यहाँ पे वासा रेक्टर। अभी चलते तो साथ साथ ही है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है इसका। ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, इसका असेंडिंग लिम्ब है। वासा रेक्टा है ये। ये टिब्यूल्स है। ये कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेडुला है, ये इनर मेडुला है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे अचीव होता है कि जो ये कॉर्टेक्स है इसमें जो ऑस्मोलैरिटी होती है ये यहाँ से लेके इनर मेडुला तक बढ़ती ही चली जाती है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब, एक मिनट अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। 600 हुई, यहाँ 900 हुई, करते करते इनर मेडुला में ये 1200 हो गई, ये बढ़ते ही चली गई। ऑस्मोलैरिटी वैसे तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पर वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस इन अ लिक्विड। यानी कि अगर कोई डिजॉल्व सब्सटेंस ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, ये मतलब कि वो कंसंट्रेटेड होगा। कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, और कोई डाइल्यूट है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। तो अब हम यहाँ से चले, यहाँ पे 300 थी, फिर 400 हो गई, फिर 600 हो गई, 800 हो गई, 1200 हो गई, फिर वापस 800, 600, 400, 300, यहाँ के वापस 1200 हो गई। ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं कैसे होता है, फिर भी एक बार मैं बता रही हूँ। इसमें 300, 400, 600, 800, 1200, अगेन 800, 600, 400, 300। ये आप लोगों को पता था कि यहाँ से फिल्ट्रेट चला, ये तो पीसीटी में थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब हुआ, मेन तो ये लूप ऑफ हेनले में आया, डिसेंडिंग लूप लिम्ब में आया तो क्या हुआ, डीपी, परमिएबल टू वाटर, वाटर चला गया तो ये कंसंट्रेट हो गया, तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली गई। ठीक है। अब इसका उल्टा काम हुआ, काउंटर करंट हुआ असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में ए आई, इम्परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सोडियम क्लोराइड निकल गया। तो ये
डाइल्यूट हो गया, तो ऑस्मोलैरिटी कम होती चली गई। अब कलेक्टिंग डक्ट में आया, अगेन कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, तो अगेन ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली गई और ये फिर वापस इनर मेडुला तक 1200 मिली ऑस्मोल पहुंच गई। और कलेक्टिंग डक्ट में आप लोगों को पता है थोड़ा यूरिया भी निकल जाता है। अब मेन बात क्या है कि ये तो एक तरह से सोचो, इसमें तो ऑस्मोल असेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये वासा रेक्टा चलता है, तो जहां इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है वहां इसकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है। यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब में घटती जा रही है, यानी कि जो इसमें हो रहा था और असेंडिंग में, वो इसमें डिसेंडिंग में हो रहा है ना? समझ रहे हो बात को? तो ये जो ऑपोजिट वो होता है दैट इज नोन एज काउंटर करंट, और इस काउंटर करंट की वजह से ये यूरिन कंसंट्रेट होता है, और ये यूरिन कंसंट्रेट होना जरूरी किस लिए? फॉर इजी पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, और इसके अलावा प्रिजर्विंग फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है, तभी तो 180 लीटर से घट के 1.25 या 1.5 लीटर तक आता है यूरिन वॉल्यूम, ठीक है। और जो है इसमें ग्रेडियंट जो बनता है वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से बनता है, विच कॉजेस कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। तो इतनी बात समझ में आ गई। काउंटर करंट इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों अभी मैंने अलग अलग बनाए पर होते साथ साथ है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड ये इसमें से निकला असेंडिंग लूप में से, ये डिसेंडिंग लूप में सिक्रीट हो गया, सिक्रीट हो गया, तो इस वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली गई, और अगेन यहाँ पे फिर रीएब्सॉर्ब हो गया तो फिर घट गया। यानी इसमें जो असेंडिंग लिम्ब में हो रहा है वो इसमें डिसेंडिंग में हो रहा है, उल्टा हो रहा है। दिस इज कॉजिंग द काउंटर करंट एंड विच इज कॉजिंग दिस कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, ठीक है। तो इतनी बात अभी हमने कर ली ये 3 टॉपिक के बारे में। अब हम फटाफट इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो regarding juxtaglomerular nephron. Juxtaglomerular nephron are located in the column of Bertini. नहीं. Renal corpuscle of juxtamedullary nephron is in the outer portion of renal medulla. नहीं. Loop of Henle of juxtamedullary nephron lies deep into the medulla. Juxtamedullary nephron कौन से होते थे? जो कि मेडुला तक जाते थे, यानी कि उनके लूप ऑफ हेनले लंबे होते थे और वो कम होते थे नंबर में। तो दिस लूप ऑफ हेनले ऑफ juxtaglomerular nephron runs deep into the medulla, ये सही है, तो इसका आंसर है सी। एक ये क्वेश्चन है, नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुलाई इनटू द कैप्सूल। अब देखो इस ये कहीं पढ़ाया नहीं गया है, तो इसको मैं बस आप लोगों को ऐसे बता दे रही हूँ, जो प्रेशर जिस प्रेशर से जो है आर्टीरियोल में आता है ब्लड दैट इज 70 mm, और कुछ प्रेशर ऐसा होता है जो कि उसको काउंटर भी करता है, मतलब ऑपोजिट प्रेशर भी होता है, विच इज 50 मीटर। तो 70 माइनस 50 20 मिलीमीटर, आप ये याद रख लो, क्योंकि ऐसे अब जो है नहीं तो बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा आप लोगों को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट, तो वो सब उसकी जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given below are two statements. In the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte. D के साथ क्या था? P वाटर के लिए, तो ये तो गलत है। Proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area. Brush border सही है,
सरफेस एरिया सही है, लेकिन एपिथेलियम क्या होता है? कॉलमनर थोड़ी ना होता है, क्यूबॉइडल होता है। तो इसका आंसर हो गया बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। क्या था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में होता है ना। सो दिस इज पीसीटी, बी इज द आंसर। फिर रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ऐसा तो नहीं है। नो यूरिन फॉर्मेशन, ऐसा भी नहीं है। मोर डाइल्यूटेड यूरिन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल नहीं होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन होगा। सो इसका आंसर इज सी। फिर ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर is from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of the nephron? 70 to 80% मैंने बताया था कहाँ होता है? पीसीटी में, बिकॉज ऑफ रश वाटर। तो इसका आंसर है सी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन? पोडोसाइट क्रिएट minute spaces, slit pores for filtration of blood into Bowman's capsule। सही है, लेकिन और भी देख लेते हैं। हेनलेस लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा होता है पीसीटी में। डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। ऐसा नहीं है, डीसीटी में पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं होता। इनफैक्ट पोटेशियम का तो हर जगह सिक्रीशन होता है। एफरेंट आर्टीरियल क्या होती है? कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम, नहीं वो तो टुवर्ड्स लाती है। तो सही आंसर क्या हो गया? ए, पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस, स्लिट पोर्स फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल। फिर अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी इज करेक्ट? डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, डीपी गलत। डीसीटी इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट, ये भी गलत है। बाइकार्बोनेट तो होता है रीअब्सॉर्ब। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ये सही लग रहा है। फिर भी चौथा देख लेते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू, ये देखो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एआई बस देखा। बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रोलाइट की, जबकि हमने एआई करा इन रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका सही आंसर हो गया सी, नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। तभी तो वो जो 180 लीटर है वो 1.5 पे आ जाता है। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू, मैंने बताया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। फिर अगले पे जाते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल? यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, ग्लूकोज। यूजुअली ग्लूकोज तो नहीं होता यूरिन में, वो कब आता है? जब डायबिटीज होती है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज। ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीसीटी। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन, होते तो थोड़े बहुत सब में, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होते हैं? पीसीटी में। तो इसका आंसर है पीसीटी। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, लो लेवल्स ऑफ एडीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी, सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। ऐसा ये अभी हम लोगों ने बहुत उसमें पढ़ा नहीं है, जब रेगुलेशन पे जाएंगे तब हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन डायूरेसिस मतलब होता है ज्यादा यूरिन निकलना, तो उसको जो काउंटर करे दैट इज एंटी डायूरेटिक। तो जब डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कम होगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। इसको इसको छोड़ देते हैं, हम आगे जाके जब हम रेगुलेशन पे जाएंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया लगभग लगभग, ये कर लिए लास्ट वाला। हाँ, तो ये क्वेश्चंस इस तरह से अगर हम लोग सब समझ समझ के करेंगे तो ये हो जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।